फतूर इश्क एपिसोड 60। अगली सुबह शहर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। अरसम ने इंजन बंद किया। महानूर इसके पीछे से उतरकर खामोशी से खड़ी हो गई। दोनों भी पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक स्कूटी आकर उनके करीब रुकी। हेलमेट उतारते यास्मीन के बाल कंधों पर बिखर गए। उसने अपना ब्लैक बैकपैक कंधे पर डाला और हाथों में एक फाइल थाम ली। चले। इसकी बात पर दोनों ने हल्का सा सर हिलाया। तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। पुलिस स्टेशन के अंदर कल की तरह हलचल थी। इंस्पेक्टर ने सर उठाया। इन तीनों को देखा। इसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फिर आ गए तुम लोग, इसने कुर्सी से टेक लगाते कहा। मैंने कल कहा था जब मजबूत सबूत मिल जाए तब आना, वरना मेरा वक्त जाया मत करना। लेकिन इस बार अरसम से पहले यास्मीन बोल उठी। हम वक्त जाया करने नहीं आए इंस्पेक्टर साहिब, हम सबूत लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। अच्छा, देखते हैं। यास्मीन ने अपनी फाइल मेज पर रखी। उसने एक पेन ड्राइव और कुछ तस्वीर निकालकर इंस्पेक्टर के सामने रख दिए। इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी जहां जहां रजाइल यूनिवर्सिटी में सितारा का हरास कर रहा था। एक वीडियो में रजाइल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर ने वीडियो बंद कर दी। इसने फाइल बंद करते सर्द लहजे में कहा, बस ये सबूत ये साबित करता है कि रजाइल ने यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की है, लेकिन ये कहीं से भी साबित नहीं करता कि कत्ल इसी ने किया है। इस बुनियाद पर मैं इसके खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। यास्मीन ने बगैर घबराए फाइल दोबारा इसकी जानिब सरकाई। इंस्पेक्टर साहिब, मुझे लगता है आप अपनी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी में फर्क भूल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने भवें सुकेट दी। क्या मतलब? यास्मीन का लहजा बिल्कुल पुरसकून था। अगर हम ही कातिल को ढूंढ कर लाएं, कत्ल के सबूत भी जमा करें और कातिल को भी साबित कर दें, तो फिर पुलिस की जरूरत किस बात की रह जाती है? कमरे में खामोशी छा गई। यास्मीन ने बात जारी रखी। हम यहाँ कोर्ट का फैसला सुनाने नहीं आए, हम सिर्फ अपना शक और रिपोर्ट करवाने आए हैं। इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत जमा करना और असल कातिल तक पहुंचना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर ने कुर्सी सीधी करते कहा। कानून मुझे भी आता है, यास्मीन ने फौरन ही जवाब दिया। तो फिर यकीनन आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 98 की सेशन 154 भी याद होगी। इंस्पेक्टर का चेहरा संजीदा हो गया। यास्मीन ने उसकी आंखों में देखते कहा, जब किसी गैंजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाए तो एफआईआर दर्ज करना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की लीगल ड्यूटी होती है। कत्ल एक गैंजेबल ऑफेंस है। हमारे पास आई विटनेस भी है, हेरासमेंट की वीडियो भी है, थ्रेड्स ऑडियो भी है और विक्टिम और सस्पेक्ट के दरमियान पहले से मौजूद दुश्मनी का रिकॉर्ड भी। ये सब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए काफी है। इंस्पेक्टर ने बात काट दी। लेकिन ये कत्ल साबित नहीं करता। यास्मीन ने हल्का सा सर हिलाया। बिल्कुल नहीं करता। कत्ल साबित करना मेरा काम है भी नहीं, वो आपका काम है। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं करेंगे तो कत्ल साबित कैसे होगा? कमरे में बैठे दो कांस्टेबल भी चुप होकर यास्मीन को देखने लगे। इंस्पेक्टर के चेहरे पर जुलाह जलाहट साफ नजर आ रही थी। यास्मीन ने आखिरी वार किया। अगर फिर भी आप एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं अगर आप फिर भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं तो मुझे सिर्फ इतना लिख कर दे दीजिए कि आपने ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है। इसके बाद मैं एसएसपी ऑफिस भी जाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो मजिस्ट्रेट के सामने भी, और फिर फैसला वो करेंगे कि कानून किसने तोड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने गुस्से से यास्मीन को घूरा, फिर अरसम की जानिब देखा, उसके बाद महानूर की जानिब। चंद लम्हों के बाद खामोशी के बाद इसने दांतों तले दबाई। चंद लम्हे की खामोशी के बाद इसने दांतों तले कहा, कांस्टेबल, एफआईआर रजिस्टर करो। केस रजिस्टर करने के बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन से चले गए। इंस्पेक्टर सर पकड़कर कुछ देर तक फाइल को देखता रहा। तभी करीब खड़ा एक कांस्टेबल धीरे से इसके पास आया। सर। इंस्पेक्टर ने सर उठाया। वो लड़की यास्मीन। इंस्पेक्टर ने भवें चढ़ाई। क्या हुआ इसको? कांस्टेबल धीमी आवाज में बोला, सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो डीआईजी आफ्ताब अली की बेटी है। इंस्पेक्टर एकदम सीधा होकर बैठ गया। क्या कहा तुमने? डीआईजी आफ्ताब अली की बेटी? इंस्पेक्टर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर इसके होंठों पर मायनेखेज मुस्कुराहट उभरी। इसीलिए मुझे इसका चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। इसने फाइल बंद की, फिर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अदनान सर को इस बात की खबर होनी चाहिए। कांस्टेबल ने फौरन से पूछा।
अभी फ़ोन करूं सर? इंस्पेक्टर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। हाँ अदनान सर, बाकी सब देख लेंगे। डीआईजी और इसकी बेटी को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि सियासत से टकराना कितना महंगा पड़ता है। इंस्पेक्टर के होंठों पर सर्द मुस्कुराहट फैल गई। सिकंदर मेंशन के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने फौरन उतरकर पिछला दरवाजा खोला। डीआईजी आफ्ताब अली धीरे से बाहर निकले। इन्होंने सिकंदर मेंशन की शानो शौकत पर एक नजर डाली। उनके हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल बेख्तियार उनके माथे तक गया। पसीने के चंद कतरे साफ करते इन्होंने गहरी सांस ली। लाउंज में अदनान सिकंदर, बैरिस्टर हमीद कुरैशी और समारा बेगम पहले से मौजूद थे। सामने अदनान सिकंदर पुरसुकून अंदाज में बैठा कॉफी के सिप ले रहा था। करीबी बैरिस्टर हमीद कुरैशी फाइल पकड़ पलट रहे थे। समारा बेगम कबाहत भरी निगाहों से आफ्ताब अली को देख रही थी। आफ्ताब अली ने धीरे से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अदनान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। बैठिए। आफ्ताब अली खामोशी से सोफे पर बैठ गए। कुछ लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। आफ्ताब साहिब, मैंने आपको एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। आफ्ताब ने फौरन ही सर झुका दिया। जी सर। अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बहुत ही अहम मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करवाना है। आफ्ताब ने फौरन ही जवाब दिया, बिल्कुल सर, मैं देख लेता हूँ। अदनान ने आराम से कहा, पेन निकालिए। आफ्ताब अली ने फौरन ही कोट की जेब से पेन और डायरी निकाली। लिखिए, कल शाम 5 बजे रिवर रोड के करीब एक लाश मिलेगी। आफ्ताब का पेन एक पल के लिए रुक गया। अदनान ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो बात जारी रखी। इस कत्ल की एफआईआर फौरन दर्ज करनी होगी। आफ्ताब ने हैरानगी से देखा। जी? अदनान ने ठहरे लहजे में कहा। लिखिए, मुलजिम एक पुलिस ऑफिसर होगा। आफ्ताब की भवें सिकुड़ गई। पुलिस ऑफिसर? जी। नाम? अदनान ने सीधा इसकी आंखों में देखा। डीआईजी आफ्ताब अली। आफ्ताब के हाथ से पेन लगभग गिर गया था। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अदनान ने मुस्कुराहट तक नहीं बदली। अभी तो नाम लिखवा रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो? आफ्ताब की सांसें तेज होने लगी। सर, मैं समझा नहीं। अदनान ने धीरे से अगला जुमला बोला। अच्छा, विक्टिम का नाम भी लिख लीजिए। चंद लम्हों की खामोशी छाई, फिर इसने एक एक लफ्ज अलग अलग अदा किया। यास्मीन। आफ्ताब का रंग एकदम से उड़ गया। सर? अदनान की निगाहें इसके चेहरे पर जमी रही। लिखिए, यास्मीन कातिल। डीआईजी आफ्ताब अली। कमरे में सन्नाटा छा गया। आफ्ताब की उंगलियां लरज रही थी। ये क्या मजाक है सर? अदनान ने सर्द मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। आफ्ताब साहिब, घबराइए मत। अभी तो ये सिर्फ एक मजाक था। आफ्ताब ने गहरी सांस ली। इनके सीने पर जैसे एक बोझ एक पल के लिए हल्का हो गया, लेकिन अगले जुमला सुनते इसकी इनकी सांसें फिर से अटक गई। अदनान की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। मगर अगर आपकी बेटी ने रजाइल के खिलाफ ये केस वापस नहीं लिया तो फिर ये मजाक हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आफ्ताब की आंखें फैल गई। अदनान ने पुरसुकून लहजे में बात जारी रखी। पहले इसने मेरे बेटे के खिलाफ वीडियो बनाकर हमारी बदनामी की। हम खामोश रहे, हमने सोचा बच्ची है, जोश में गलती हो गई होगी। इन्होंने थोड़ा रुक कर बात जारी रखी। मेरे बेटे ने इसे इंटर्नशिप का मौका दिया, हमने दूसरा मौका भी दे दिया, लेकिन हर बार मौका नहीं दिया जाता। उसने सीधा आफ्ताब अली की आंखों में देखा। अब उसने मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मैं नहीं चाहता कि ये मामला पुलिस स्टेशन से आगे निकले। इसीलिए या तो आप अपनी बेटी को समझा दीजिए या फिर अपनी डायरी का पहला सफ़ा संभाल कर रखिए। हो सकता है कल इस पर वही कहानी लिखनी पड़े जो मैंने अभी सुनाई है। बैरिस्टर हमीद कुरैशी ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। बात आपकी बेटी की इज्जत, कैरियर और मुस्तकबिल से भी जुड़ी है। इंसान कभी कभी एक गलत कदम से सब कुछ हार देता है। इन्होंने आफ्ताब अली की जानिब झुककर धीरे से लहजे में कहा, अपनी बेटी को समझा दीजिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे, वरना उसकी कीमत बहुत ही महंगी पड़ सकती है। अदनान सिकंदर धीरे से उठकर आफ्ताब अली के करीब आए। उसकी नज़र सीधी उसकी आंखों में थी। आफ्ताब साहिब, मैं धमकी नहीं देता, मैं सिर्फ इतना अंजाम बताता हूँ। अगर मेरे बेटे के खिलाफ ये केस कोर्ट तक गया तो नुकसान सिर्फ रजाइल का नहीं होगा। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। सबसे पहले आपकी कुर्सी हिलेगी, फिर आपकी बेटी, फिर आपका नाम। समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता है। आफ्ताब अली के हाथ से रुमाल लगभग फिसल गया। इन्होंने मुश्किल से खुद को संभाला। मैं यकीन दिलाता हूँ यास्मीन इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगी। मैं खुद उससे बात करूंगा, चाहे मुझे कितनी ही सख्ती क्यों ना करनी पड़े। मैं इसे रजाइल के खिलाफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अदनान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया।
मुझे भी इसी जवाब की उम्मीद थी। बैरिस्टर हमीद ने फाइल बंद की। बेहतर है ये मामला पुलिस स्टेशन से आगे ना बढ़े, इसी में सबकी भलाई है। आफताब अली धीरे धीरे खड़े हुए, उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इन्होंने एक बार फिर से रुमाल से माथा साफ किया और धीरे धीरे उठकर खड़े हो गए। उनके कदमों में पहले वाली मजबूती नहीं थी। आज वो डीआईजी की हैसियत से नहीं, एक डरा हुआ बुजदिल बाप बनकर सिकंदर मेंशन से बाहर निकला था। शाम के साए धीरे धीरे शहर पर उतरने लगे। रोड की दूसरी तरफ एक ब्लैक स्पोर्ट बाइक खामोशी से खड़ी थी। बाइक पर बैठा जवान ब्लैक हुडी में छुपा हुआ था। हुड उसके माथे तक गिरा था। चेहरे का आधा हिस्सा साए में था। उसकी सुर्ख आंखें इंतजार नहीं कर रही थी, वो हिसाब लगा रही थी। उसकी नज़र सिकंदर मेंशन के लोहे के बड़े से गेट पर जमी थी। हर बार गेट खुलता उसकी आंखें बस एक पल के लिए हिलती। एक वाइट लैंड क्रूजर बाहर निकली। असम ने अपनी घड़ी की जानिब देखा। 6:12 PM। इसने कुछ नहीं लिखा, इसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसका जहन हर चीज़ महफूज कर रहा था। गाड़ी सीधी मेन रोड की जानिब निकली। 2 मिनट के बाद गेट दोबारा खुला। इस बार ड्राइवर ग्रॉसरी बैग की लिस्ट हाथ में लिए बाहर निकला। असम ने फौरन बाइक स्टार्ट नहीं की। उसने इस ड्राइवर को 50 मीटर दूर चलने दिया, फिर इंजन की हल्की सी आवाज़ के साथ बाइक आहिस्ता से उसके पीछे चला दी। ड्राइवर पहले ग्रोसरी स्टोर पर रुका। असम ने बाइक सामने वाली चाय के होटल के पास रोक दी। एक सिगरेट सुलगाए निगाहें ड्राइवर पर ही थी। ड्राइवर शॉपकीपर को लिस्ट थमाकर चलता हुआ चाय के होटल के पास आया। होटल के बाहर खड़ा होकर चाय मंगवाई। ड्राइवर अभी पहला घूंट ही पीने लगा था कि किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़कर देखने लगा। सामने ब्लैक हुडी में खड़ा अरसम था। 2 मिनट। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी और ठंडी थी। ड्राइवर ने हैरानगी से पूछा, जी आप कौन? चलो। लेकिन मैंने कहा चलो। उस लहज उस लहजे में ऐसा हुक्म था कि ड्राइवर बेख्तियार उसके साथ चल पड़ा। दोनों होटल से कुछ दूर एक सुनसान गली में आए। वहां आसपास कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने घबरा कर पूछा, भाई बात क्या है? अरसम ने कुछ लम्हे इसे देखा, फिर धीरे से कहा, सिकंदर मेंशन में क्या चल रहा है? ड्राइवर एकदम सुन रह गया। जी, मैंने जो पूछा इसका जवाब दो। मुझे कुछ नहीं पता। अरसम की नजरें उसकी आंखों में जम गई। झूठ। ड्राइवर ने घबराकर सर हिलाया। वल्लाह मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। मुझे मुझे अंदर की कोई बात नहीं पता। अरसम एक कदम और करीब आया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। ड्राइवर की सांसें तेज हो गई। मैं सच कह रहा हूँ। अरसम ने धीरे से इसका कॉलर पकड़ा। जोर नहीं लगाया। रोज इन लोगों से रोज इन लोगों के साथ रहते हो, रोज उनकी बातें सुनते हो, फिर भी कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। ड्राइवर ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरसम की आवाज और भी ठंडी हो गई। नौकरी चली जाएगी, बस इतना डर है? तुम्हारी एक बेटी भी है ना? ड्राइवर एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम सोच भी नहीं सकते कि अपनी बेटी की लाश कंधे पर उठाने का दर्द क्या होता है। मैं उठा चुका हूँ। मेरे आगाजान भी चले गए। मेरा पूरा घर उजड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहन ने इस भेड़िए की ख्वाहिश ठुकरा दी थी, और इस बात ने इसकी अना को चोट पहुंचा दी। ड्राइवर उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। अरसम की आवाज और भी बोझल हो गई। सोचो, अगर कल रजाइल या अदनान सिकंदर की नज़र तुम्हारी बेटी पर पड़ जाए, अगर उसके साथ भी वही हो जो मेरी बहन के साथ हुआ, तब भी तुम इसी तरह खामोश रहोगे? तब भी सिर्फ इतना कहोगे कि मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ? नहीं, तुम इस भेड़िए ड्राइवर तुम इस भेड़िए के ड्राइवर हो जो बेरहमी से एक मासूम लड़की की जिंदगी और इसके सपने नोच डालता है। याद रखना, सिर्फ जुल्म करने वाला ही मुजरिम नहीं होता। जुल्म को देखकर इसे रोकने की सकत रखने के बावजूद खामोश रहने वाला भी इस जुर्म का हिस्सेदार बन जाता है। ड्राइवर के होंठ लर्जे। इसने धीरे से आंखें बंद की। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। इसने गहरी सांस ली। मैं जो जानता हूँ सब सच बताऊंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अरसम कुछ देर तक इसे देखता रहा। सिर्फ सच, और अगर तुम वाकई ही बेगुनाह हो तो एक बेगुनाह का साथ दो। ड्राइवर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, कल कल साहिब रजाइल को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने का हुक्म मिला है। बस इतना ही जानता हूँ। अरसम कुछ लम्हे खामोश रहा। इसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। ड्राइवर ने घबरा कर पूछा, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी ना? अरसम ने इसकी जानिब देखा। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, बस तुम मेरा प्लान फॉलो करो। अरसम ने इसे अपना प्लान समझाया। ड्राइवर सब बात समझकर सर हिलाने लगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात किसी और तक पहुंचाई तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा।
ड्राइवर की सांस तेज हो गई। इसने लरजती आवाज में पूछा, तुम वाकई ही अपनी बात पर कायम रहोगे? अरसम ने इसकी आंखों में देखते सिर्फ इतना कहा, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। ड्राइवर ने काफी देर सोचने के बाद धीरे से सर झुकाया। ठीक है, मैं भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। अदनान सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। दरवाजा खुला। रजाइल का ड्राइवर घबराया हुआ अंदर आया। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। सर। अदनान ने फाइल बंद की, इस पर गहरी नजर डाली। क्या बात है? ड्राइवर ने लरजती सांस ली। सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ड्राइवर ने इधर उधर देखा। सर, आज शाम मुझे किसी ने रोक लिया था। अदनान की आंखें जरा सी तंग हुई। किसने? सर, उसने ब्लैक हुडी पहनी थी। चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत सुर्ख थी। कद लंबा था और आवाज़ बहुत ठंडी। इसने अपनी बहन का जिक्र किया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। अदनान ने कुर्सी के पुश से कमर हटाकर सीधे बैठते कहा, सब कुछ लफज ब लफज बताओ। ड्राइवर ने पूरा वाकया सुनाना शुरू कर दिया। सर, पहले उसने मुझे धमकाया, फिर कॉलर पकड़ा। मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ड्राइवर की आवाज़ भर आ गई। उसने मेरी बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, उसकी बहन के साथ जो हुआ है कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। जुल्म देखकर खामोश रहने वाला भी मुजरिम होता है। ड्राइवर ने निगाहें झुकाई। मैं डर गया था सर। इसने पूछा, कल क्या होने वाला है? मैंने इसे बता दिया कि कल मुझे रज़ाइल सर को एयरपोर्ट लेकर जाने का हुक्म मिला है। अदनान बिल्कुल खामोशी से इसे देखता रहा। फिर ड्राइवर ने जेब से एक छोटा सा ट्रैकर निकाला। ये दिया था उसने। कह रहा था कल गाड़ी चलाते वक्त इसे ऑन कर देना। मैं तुम्हारी लाइव लोकेशन देखता रहूंगा। ड्राइवर ने ट्रैकर मेज पर रखा। फिर इसने अपना पूरा प्लान बताया। अदनान की नज़र ट्रैकर पर जम गई। बोलो। इसने कहा, मैं रास्ते में गाड़ी रोकूंगा, रज़ाइल को अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हें दो चार थप्पड़ मारूंगा, फिर क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दूंगा, ताकि सबको लगे कि तुम भी मजलूम हो। किसी को तुम पर शक नहीं होगा। ड्राइवर ने लरजती आवाज में कहा, सर, उसने वादा भी किया कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, मगर मैंने सोचा मेरी वफादारी सब आपके साथ है। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। अदनान ने धीरे से कुर्सी से उठकर ड्राइवर के करीब आया। उसने इसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, आज तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ड्राइवर ने सर झुकाया। शुक्रिया सर। अदनान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। असम, तुम वाकई ही होशियार हो, मगर एक बात भूल गए। शतरंज में जीत उसकी होती है जो दूसरे की चाल को इसके खिलाफ इस्तेमाल करे। इसने ट्रैकर उठाया, उंगलियों में घुमाया। कल तुम बिल्कुल वही करोगे जो अरसम ने तुम्हें कहा है। ड्राइवर ने हैरानगी से सर उठाया। जी सर। हाँ, ट्रैकर भी ऑन होगा, गाड़ी भी इसी रास्ते से गुजरेगी, हर चीज वैसी ही होगी जैसी अरसम चाहता था। ड्राइवर उलझन में पड़ गया। फिर अदनान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस एक छोटी सी तब्दीली होगी। कल अरसम रजाइल को किडनैप नहीं करेगा। कल अरसम अपनी मौत के लिए खुद इस जगह पर पहुंचेगा। उसने सामने खड़े अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को देखा। पूरा इंतजाम के साथ। इस बार शिकार को लग रहा है कि वो जाल बिछा रहा है। हकीकत में जाल उसके लिए बिछ चुका है। ड्राइवर की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अदनान ने आखिरी हुक्म दिया, अरसम को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। कल तुम इसका आदमी नहीं, मेरा मोहरा बनकर खेलोगे। यास्मीन। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बेटा, दरवाजा खोलो। खामोशी। प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आफताब ने माथे पर हाथ फेरा। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूं तुम सोच रही हो मैंने इंसाफ का साथ नहीं दिया, लेकिन बेटा, हर जंग सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जाती। कभी कभी अपने लोगों को बचाने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। अंदर से पहली बार आवाज आई, मगर दरवाजा फिर भी बंद था। तो हमेशा के लिए पीछे हटते रहिए। तो फिर हमेशा के लिए पीछे ही हटते रहें। आफताब अली की पलकें झुक गई। यास्मीन, तुम नहीं समझोगी। अंदर से उसकी आवाज फिर से गूंजी। नहीं पापा, मैं सब समझ गई हूँ। आज पता चल गया है कि ताकतवर लोग सिर्फ कानून नहीं, लोगों का जमीर भी खरीद लेते हैं। आफताब अली की आंखों में नमी उतर आई। मैं बुरा बाप नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं खोना चाहता। यास्मीन की आवाज टूट गई। लेकिन आज आपने मुझे खो दिया है। ये अल्फाज सुनते आफताब अली के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने लरजते हाथ से दरवाजे पर माथा टिकाया। बेटा, दरवाजा खोल दो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा। नहीं पापा, अब कहने को कुछ नहीं बचा। मैंने आपकी बात मान ली, मैंने केस वापस ले लिया। आप जीत गए। अब बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आफताब अली की आवाज भर्रा गई।
यास्मीन, तुम नहीं जानती कि मैं किस मजबूरी में था। अंदर से हल्की सी कड़वी हंसी सुनाई दी। मजबूरी? कितना आसान लफ्ज है ना पापा। एक लफ्ज के पीछे कितने सच छुप जाते हैं। लेकिन कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, फिर यास्मीन ने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना आपसे ना किसी और से। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आफताब अली ने गहरी सांस ली, बोझल कदमों के साथ वापस मुड़ गए। कमरे के अंदर यास्मीन दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में वो फाइल पड़ी थी जिस पर उसने अपने दस्तखत किए थे। उसने इस फाइल को देखा, उसकी आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। आज उसने सिर्फ एक केस वापस नहीं लिया था, उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने सितारा के इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी अपने हाथों से दबा दी हो। सुबह के करीब 9 बजे यास्मीन अपने कमरे में बैठ के सहारे बैठी थी। पूरी रात बेचैनी से उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पूरी रात की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी उसका मोबाइल नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन देने लगा। एक के बाद एक रईस सिकंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन की तस्वीर भेज रहा था। कभी किसी बुजुर्ग के साथ, कभी किसी बच्चे के दरमियान, कभी किसी स्कूल के इफ्तिताह में। यास्मीन ने झुंझलाकर मोबाइल उठाया और टाइप किया, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हर वक्त ये तस्वीर भेजते रहते हो। मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर नहीं हूँ। मैसेज सेंड होते ही फौरन से फोन बज उठा। रईस सिकंदर कॉलिंग। यास्मीन ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव की। क्या है? दूसरी तरफ से रईस की हल्की सी हंसी सुनाई दी। इतना गुस्सा क्यों? तुम ही तो कहती थी कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, इसीलिए सोचा कि तुम्हें दिखा दूं कि मैं वाकई काम भी करता हूँ। देखो, स्कूल विजिट्स, पब्लिक मीटिंग्स, फ्री मेडिकल कैंप, अब तो यकीन हो गया होगा कि मैं बुरा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। यास्मीन का सब्र टूट गया। बुरे पॉलिटिशियन नहीं हो? अगर वाकई ही इतने अच्छे पॉलिटिशियन हो तो पहले अपने भाई को जेल भिजवाओ। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छाई रही। रईस की आवाज पहली बार संजीदा हुई। क्या? किस बात की जेल? यास्मीन तल्खी से हंसी। प्लीज मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। रईस ने धीमी आवाज में कहा। यास्मीन, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मुझे वाकई ही समझ नहीं आ रहा, सीधी बात बताओ। यास्मीन का गुस्सा फिर से उभर आया। बस करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरी आंखों में देखकर झूठ बोले। मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। यास्मीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज भर आ गई। तुम्हारे भाई रजाइल ने मेरी दोस्त सितारा की जिंदगी जहन्नुम बना दी। यूनिवर्सिटी में से रोज तंग करता रहा, उसे जलील करता रहा, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। यास्मीन के सांस तेज हो गई। इन सब से इसका दिल नहीं भरा तो इसका कत्ल कर दिया। रईस के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। क्या? यास्मीन की आवाज गुस्से से और दर्द से लरज उठी। और जो लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तुम्हारा बाप उनका मुंह चुप करवा देता है। रईस की मुठियां जोर से भींच गई। रजाइल ने सितारा का कत्ल किया, और अगर वाकई ही तुम इंसाफ पर यकीन रखते हो तो सबसे पहले अपने भाई को कानून के हवाले करो। उस दिन मैं मान जाऊंगी कि तुम वाकई ही एक अच्छे पॉलिटिशियन हो। ये कहकर यास्मीन ने कॉल कट कर दी। फौरन से बेड पर फेंक कर फूट फूट कर रोने लगी। यास्मीन की कॉल कट करने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रईस सिकंदर चंद लम्हे तक मोबाइल की काली स्क्रीन को देखता रहा। उसके जहन में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, तुम्हारे भाई रजाइल ने सितारा का कत्ल किया है। उसने फौरन से रजाइल का नंबर मिलाया। स्विच ऑफ। उसकी भवें उकड़ गई। अगले ही पल इसने एक और नंबर डायल किया। अदनान सिकंदर कॉलिंग। 2-3 रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हुई। हाँ रईस। रईस की आवाज पहली बार गुस्से और बेचैनी से भरी हुई थी। रईस ने बगैर किसी मुकदमे के कहा, डैड, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की? दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अदनान ने पुरसुकून लहजे पे पूछा, किस बात की? प्लीज डैड, मुझे गुस्सा मत दिलाएं। सितारा का कत्ल। आखिर चल क्या रहा है? अदनान ने गहरी सांस ली। रिलैक्स, मैंने सब संभाल लिया है। रेस की मुट्ठी भींच गई। यही तो मसला है, आप हर बार मुझे बता मुझे बाद में बताते हैं। मुझे पूरी बात चाहिए, शुरू से। एक 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 लफ्ज भी छुपाया तो मुझे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अदनान ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू कर दिया। और आखिर में अरसम की तरफ से रजाइल को एयरपोर्ट जाते हुए अगवा करने का मंसूबा भी। रईस एक भी बार बीच में नहीं बोला, बस खामोशी से हर बात सुनता रहा। अदनान ने बात खत्म करते कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है। रजाइल बिल्कुल महफूज है। मैंने उसका मोबाइल भी बंद करवा दिया है, किसी को उसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं होगा। मैं सब हैंडल कर चुका हूँ। रईस ने धीमी आवाज में कहा, आई होप सो। अदनान ने इत्मीनान से जवाब दिया, बस तुम अपनी कैंपेन पर तवज्जो दो, यहाँ का मामला मैं देख लूंगा।
ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। कमरे में दोबारा से खामोशी छा गई। रईस ने सोफे पर रईस धीरे से सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में रखा छोटा सा रूबिक क्यूब बेख्तियार घूमने लगा। एक साइड, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसकी आंखें क्यूब पर नहीं थी, बल्कि कहीं और टिकी हुई थी। वो जहन पर हर वाक्य को एक एक करके जोड़ रहा था। हर टुकड़ा अपनी जगह बैठ रहा था। अचानक उसकी उंगलियां रुकी। क्यूब उसके हाथ में बिल्कुल बेहरकत हुआ। उसकी आंखें एकदम से फैल गई। नहीं। रईस सोफे से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ नजर आ रही थी। डैम इट! इसने दोबारा से अदनान सिकंदर का नंबर मिलाया। कॉल फौरन से रिसीव हुई। हाँ रईस। रईस ने बगैर वक्त जाया किए बगैर पूछा, डैड, रज़ाइल इस वक्त घर पर है? अदनान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो रईस? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। रईस की भवें एकदम से सुखड़ी। उसने दोबारा से पूछा, डैड, मैंने पूछा रज़ाइल इस वक्त घर पर है? इस बार अदनान भी हैरान हुआ। रईस, तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ है? रईस की आवाज पहली बार लरजी। डैड, प्लीज जवाब दीजिए, क्या रज़ाइल अभी भी सिकंदर मेंशन में है? अदनान ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगले ही लम्हे रईस जोर से चीखा, डैड, अगर मेरा शक सही निकला, वो हमारे जाल में नहीं फंसा, बल्कि हम उसके जाल में फंस गए हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है और बस 2 से 3 एपिसोड्स के बाद पास्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर अर्जल हयान अर्जल हेज़न और कयान और महानूर के सीन्स दोबारा से आएंगे। तो जब तक आप पास्ट को एंजॉय करें, और अगर आपको एपिसोड अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।